आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ हैं लक्ष्मण बापू माने। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्व सदस्य है विधान परिषद के महाराष्ट्र के, लेकिन इससे बड़ा परिचय आता है उनका उपराकार के रूप में। उपराकार का मतलब ये हुआ कि उपरा ये उनका मराठी आत्मचरित्र, जिसका अनुवाद हिंदी समेत अंग्रेजी, मलयालम, फ्रेंच, तमिल, गुजराती ऐसे कई भाषाओं में हुआ है। लेकिन इन भाषाओं में अनुवाद होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत भाषा में ये साहित्य पहुंचा। बहुत भाषाओं में इसका अनुवाद होने का मतलब ये होता है कि उपरा के द्वारा लक्ष्मण माने अपनी जिस बात को रखते हैं, अपनी इस अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं और अपनी उन वेदनाओं को और अपने विद्रोह को रखने का प्रयास करते हैं, जिस जीवन शैली से वो आते हैं, जिस जीवन शैली को हमारे यहाँ एक ही नाम से परिचित किया गया कि ये घुमंतु जनजातियां हैं। और घुमंतु जनजातियों का जो जीवन चरित्र है, उनका चरित्र वर्णन उन्होंने बड़े लंबे समय से किया है। और ये सिर्फ चरित्र वर्णन पर रुके नहीं, बल्कि इस बात को आगे भी बढ़ाया कि इसको संगठित रूप से अपनी समस्याओं को किसी निराकरण की ओर ले जाने के लिए, और ये जो हाशिए का समुदाय है, इसे मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए पिछले 50 सालों से प्रयासरत है। 50 साल का वक्त बीत चुका है। ये जो भक्त के विमुक्त यानी कि घुमंत जातियों का ये जो संगठन है, ये संगठन के निर्माण का अब स्वर्ण महोत्सवी वर्ष आ गया। ये स्वर्ण महोत्सवी वर्ष का स्वर्ण महोत्सवी अधिवेशन इस समय नागपुर में होने जा रहा है। और इसी सिलसिले में लक्ष्मण माने साहब नागपुर में है और नागपुर में ये बात जो वो चाहते हैं वही बात आप तक पहुंचाने का ये प्रयास है। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी लोगों को और श्रोतागण को बात यहां से शुरू करते हैं सर कि दो स्थितियां बनी। एक तो 2006 के बाद जीवन का प्रभाव अलग हो गया और 2006 से पहले जीवन का जो प्रवाह था वो दूसरा था। लेकिन घुमंतु जनजातियों की समस्याओं को लेकर आप लड़ रहे हैं। आप दोनों स्थितियों में क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि 2006 के बाद आपने बुद्धिज्म की ओर अपनी जीवन शैली को मोड़ दिया और बहुत सारे अपने समुदाय को लेकर, बहुत सारे लोगों को लेकर, और आप केवल उस जनजाति के साथ लेकर नहीं आए, बहुत सारी जनजातियां जो अलग अलग समूहों में थी उन सबको लेकर आए। आप कितना प्रभाव देखते हैं इन चीजों का? इन जनजातियों का जो भी अस्तित्व है जी, तो इस देश ने इनका अस्तित्व कबूल नहीं किया है। ये लोग है, यही लोग नहीं मानते, बिल्कुल डीनोटिफाइड। हाँ, इनके पास में हम लोगों का जो धर्म ग्रंथ में वर्णन है, तो बोलते कि तिर्यक है। तिर्यक मीन्स घास, बरबड़े का घास उसको बोलते। तो हम लोग घास जैसे हैं। घास बारिश में आ जाती है, अब बारिश खत्म हो जाता है तो वो घास भी खत्म हो जाती है। इस तरह से ये लोग आते हैं, 2 दिन रहते हैं, 2 दिन के बाद निकल जाते हैं। मतलब जिस भी क्षेत्र में जाते हैं बस वहां 2 दिन के मेहमान है और 2 दिन के बाद किसी दूसरी जगह। कोई भीख मांगता है जी, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो कोई टोकरी बनाता है, कोई पत्थर चीनता है, कोई अलग अलग तरह की कलाएं जो है तो इनके पास में है। वो लेकर गांव में जाते हैं, उसका इस्तेमाल करके खाली खाना 2 वक्त का, रोटी बस, दूसरा कुछ प्रोग्राम नहीं। ये कई प्रोग्राम सुबह को खाने का और शाम को खाने का। मतलब मनुष्य प्राणी के सिवाय जो प्राणी जीते हैं बस वही जीवन। अरे उनसे भी बेहतर जीवन। कुत्ते को भी लोग खिलाते हैं खाना, और बड़े बड़े लोग तो कुत्ते को दवा खाने में भी लेके जाते हैं। यहाँ तो चूल्हा ही नहीं पेटता है, यहाँ चूल्हा जलता ही नहीं है। ये खाना कैसा खाते हैं? तो मैंने आपको कहा, एक तो भीख मांग के खाते हैं। वो कैसे भीख मांगते हैं? तो किसी तरह का भेष लेते हैं और दया बुद्धि जागरूक कर देते हैं। कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं, कोई लोगों की करमनुक करते हैं, तो कोई खेल दिखाते हैं, तो कोई हर प्रकार के लोग हैं। और इंटेंशन क्या है? एक ही इंटेंशन है, और वो है 2 वक्त की रोटी। इसके सिवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को आजादी के बाद 75 साल में
कुछ नहीं दिया है। लेकिन सर एक बात तो ये भी रही है कि आप विधान परिषद में गए, आपने इस बात को शासन के दरबार में रखने की कोशिश भी की। ये बात तो समझाइए कि क्या इन चीजों का इन 50 सालों में कोई कोई प्रभाव मिला है कि कुछ तो 1%, 2% क्या ऐसा प्रभाव आप देख पाते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बदलाव हुआ है? क्योंकि हमारा जो भी चल रहा है, आपने आश्रमशालाओं के जरिए भी इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बहुत सारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, अपनी जीवन शैली को एक शेप देने के लिए, एक आकार देने के लिए आप बुद्धिज्म की ओर भी चले आए। आप क्या देखते हैं, इन चीजों का प्रभाव कितना देखते हैं? हम लोग है ना, तो हम रो रहे हैं, लेकिन वो रोना अरण्य रुदन है। अच्छा, इसके तरफ देखने के लिए किसको समय ही नहीं है, ना पॉलिटिशियन लोगों को है, ताकि हम एक जगह नहीं रहते हैं। अभी तक हम लोग वोटर नहीं बन सके, हम लोग सिटीजन नहीं बन सके, हम लोगों के लिए घर कोई नहीं है, हम लोगों का ठिकाना कोई नहीं है। और अगर हमारा यहाँ पे कुछ ठिकाना ही नहीं है, जिसका लाइफ ही इस तरह से बना हुआ है कि जो स्थिर नहीं है जी, अस्थिर है, तो उनकी शिक्षा कैसे होगी? मैंने बार बार संसद विधान परिषद में इसके बारे में बहुत काम किया, उठाया। मैं अपना बड़ापन बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये करने के बावजूद भी उनके जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिल रहे हैं। और मेरा जो संघर्ष है तो इसके लिए है कि बाबा साहब ने हमको आदमी बनाया, बाबा साहब ने हमको तुम्हारी तरह से फंडामेंटल राइट दिया। वो फंडामेंटल राइट कहाँ गया? वी आर नॉट वोटर। हमारे लिए कोई प्लान है? एससी एसटी के लिए प्लान बनाया है, उनके लिए पैसा ट्रेजरी से आ जाता है, उसके लिए तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं है। नो ट्रेजरी, नो अकाउंट, गवर्नमेंट के पास में हमारा अकाउंट ही नहीं है, तो पैसा डालेंगे कहाँ? मैं प्लानिंग कमीशन में था, एक कमेटी में, तो मैंने बहुत प्रयास किया, और तब के जो चेयरमैन थे उन्होंने मेरे को पैसा भी देने की बात की, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास में अकाउंट ही नहीं ना, उसका कोई हेड नहीं। हाँ, हेड, बजट हेड ही नहीं, तो तुमको पैसे देंगे कहाँ? रखेंगे कहाँ पैसा? देंगे किसको पैसा? तो ये स्थिति है, सेंटर के पास में कुछ नहीं है। अभी बोलते हैं बनाएंगे, अरे बनाएंगे तो हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं, और अभी देश अभी 75वां अमृत महोत्सव, हमारा तो अंधेरा है। हमको कहाँ का आजादी है? ये कैसे आजादी है? आजादी किस गधी के नाम है? मराठी में मैं बोलता था कि स्वातंत्र्य कोणा गाढवीचं नाव है। वेयर इज डेमोक्रेसी? देयर इज नो डेमोक्रेसी। अभी तो बातें ही करनी छोड़ो, अभी डेमोक्रेसी सब खत्म हो गया है। ये मोदी है ना, इसने सब पूरा बर्बाद कर दिया है देश को, और कॉन्स्टिट्यूशन सब फेंक दिया है बाजू को। हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो फिर अब ये 50वां ये जो स्वर्ण महोत्सवी वर्ष आप घुमंतु जनजातियों के संगठनों का ये अधिवेशन के रूप में मना रहे हैं, तो इसको क्या सोचा है कि आपने इसको एक तो किस आकार के साथ आगे बढ़े? अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है तो हम अम्बेडकराइट बने। अभी से मैं नहीं बना, बहुत पुरानी बड़े बात लंबे है। समय से आप इस काम से जुड़े। और ये जो समाज है, इन लोगों को मैंने 2 बातें बताई जी। एक तो गवर्नमेंट तुमको कुछ देने वाली नहीं है, गवर्नमेंट तुमको आदमी इंसान ही मानने को तैयार नहीं है, तुम्हारी तादाद एक जगह नहीं है, ताकि पॉलिटिशियन तुमको पूछेंगे नहीं। हमारा एक भी एमएलए एमपी पार्लियामेंट में या यहाँ की विधानसभा में नहीं है, ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट हम लोगों को प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमने अपने और दोस्त जोड़ने की सोची, और फिर हम लोग 2006 में बाबा साहब ने जो रास्ते से बताया था, तो बुद्धिज्म का स्वीकार किया। लाखों लोग मेरे साथ में आए और हम सभी लोग बौद्ध बन गए। बौद्ध बनने के बाद आप पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो बौद्ध बनने के बाद में 2 बातें हुई। एक, पहली, हमने ये जो अमानवीय लाइफ था उसको नकारा। अभी कोई भी बास्केट मेकर रास्ते में तुमको नहीं दिखेगा बास्केट बनाते हुए, और कोई भी गदा लेकर चल रहा है, अपना बिरादरी लेकर चल रहा है, नहीं तुमको दिखेगा।
क्योंकि ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अब ने लाया। ऐसा माना जाएगा कि स्थायी जीवन की ओर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ? या शुरू हम बढ़ गए हैं 15-20 साल में। अभी जिन कम्युनिटी के पास में 15 पैसे का लेटर लिखने का पैसा नहीं था, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी जो लोग आते हैं तो अपनी अपनी गाड़ी से आते हैं। हम डरे नहीं, हमने भीख मांगना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया और बिजनेस छोड़ दिया। जो हमारे गुलामी के ऊपर ले जा रहे थे, गुलामी में ढकल रहे थे, दैट वाज बैड एंड स्लेवरी। मतलब स्वयं ही स्वयं का आधार बनकर आगे बढ़े। अभी 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 कभी भी आप जाइए मुंबई में जी, और कौन से भी सिग्नल पे रुकिए, वहां पे जो बच्चे आते हैं, औरतें आते हैं बेचने के लिए, तो उनको पूछो तो वो तुमको बताएगी मैं पारदी हूँ, वो तुमको बताएगी मैं केकाड़ी हूँ। तो ये सभी लोग हैं, उन्होंने बिजनेस बदल दिया। अभी सिग्नल पे खड़े रहते फ्लावर का पॉट लेकर, जो हाथ चोरी करने को जाते थे वो हाथ मैंने फूलों को लेकर लोगों को बेचने के लिए भेज दिए। और अभी बहुत तादाद से मुंबई में लोग ये कटलरी बेचते हैं जी, कोई बहुत फ्लावर्स बेचते हैं। तो पूरा बिजनेस बदल दिया और लाइफस्टाइल बदल गया। मतलब अभी ये बदलाव हमारा तो मिला। इसका मतलब हमारा पूरा हमारे बारे में हमने अपनी क्रांति की, ये हमारे लिए क्रांति ही है। लेकिन ऐसा ये जो बदलाव दिखता है, ये कितना प्रतिशत समुदाय होगा? अभी तो मैं आपको ये बताता हूँ 10-20% हो नहीं, सकता है। अभी 10-15% लोग रहेंगे हाँ। कि जो अभी ओरिजिनल बिजनेस में है। हाँ। बाकी मैंने ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने उनकी जात छोड़ी, उन्होंने कुछ छोड़ा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। इकोनॉमिकली दे आर स्टैंड ऑन देयर फीट। मतलब 80% लोग उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश में आ गए। कोशिश में है, आज कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं। आश्रम शालाओं में क्या स्थिति अभी है? आश्रम स्कूल तो मैं 40-50 बरस से चला रहा हूँ। नहीं तो वहां तो सब जनजातियों से ही बच्चे हैं या फिर जनजाति? दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई। मेरे साथ मेरे स्कूल में 1000 बच्चे रोज खाना खाते हैं। 6 बरस का बच्चा आता है और टॉप बन के जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकल जाता है। मैं इस तरह से काम कर रहा हूं कि जिस तरह से अभी मेरे स्कूल से ही 50,000 तो स्टूडेंट्स कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन करके गए होंगे। तो अभी तो मिडिल क्लास ही देयर टुडे। ये जो स्टूडेंट्स जो छात्रावास से निकलते हैं, आश्रम स्कूलों से निकलते हैं, क्या ये पे बैक करते हैं अपनी सोसाइटी के पास? या तो इसका कितना प्रभाव मिल रहा है इस कामों का? अरे इसका प्रभाव नहीं होता तो हम गधे ही पालते रहते ना आज भी। इसका प्रभाव है। और ये प्रभाव अभी यात्राएं जो होती थी जी, पशु हत्या होती थी, आप जाइए और देखिए कोई देखता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। पहला जो मेरा प्रोग्राम था तो हमारी मूवमेंट थी गधे को बेचो। तो जर्नलिस्ट और पूरे लोग मेरे को हंसते थे, ये कोई क्या मूवमेंट रहती क्या, ये क्या प्रोग्राम रहता है क्या? तो मैं उनको समझा चाहता कि नहीं भाई, हमारी जरूरत पहली ये है कि गधा बेचो। गधा नहीं पालना है, गधा पालेंगे तो एक गांव से दूसरे गांव जाता है। तो गधा अगर गया हाथ से तो फिर एक जगह रुकेंगे, तो रुक गए तो ये भटकाव भी बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो गया ना। बहुत लोगों का 80% लोग अभी उस तरह से घुमंतु नहीं रहे। और नहीं रहे, ये मैं जवाबदारी से बात करता हूँ कि नहीं रहे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है वो हम कार्यकर्ताओं ने किया है, मेरे सब साथी है उन्होंने किया है, हर एक कम्युनिटी का आदमी है उसने किया है। खुद का उद्धार खुद करो, स्वयं प्रकाशित बनो। ये जो बुद्ध ने हमको कहा, बस हमने वही उठाया और कहा कि स्वयं प्रकाशित बनने का है, खुद के पैर पे खड़ा रहने का है। कोई मदद देगा तो लेने का है, अगर कोई नहीं मदद देता है चिंता नहीं करने की है, स्ट्रगल करने का है। तो अभी जो वर्तमान में अभी कल जो अधिवेशन आपने आयोजित किया है, जिसका ये स्वर्ण महोत्सवी अधिवेशन है, ये जो घुमंतु जनजातियों का जो संगठन है, इस संगठन का ये स्वर्ण महोत्सवी वर्ष का जो अधिवेशन है, तो ये किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाहता है? अभी एक तो पहला हमारा अहम मुद्दा जो है जी कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्राइबल पीपल। उसका भी इतिहास है। 1857 में जो बंड हुआ, जिसको मराठी में बंड बोलते हैं, ये विद्रोह हुआ 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ। हाँ। उसमें जिन ट्राइबल संस्थानिकों ने देशी संस्थानों के साथ में उठाव किया, बंड किया,
तो उनको उठाया गया। ये जो बंडखोर थे जिन्होंने बंड पुकारा, तो उसमें ट्राइबल लोग थे। ट्राइबल की लड़ने की सिस्टम एक आदमी वर्सेस दूसरा आदमी ऐसी नहीं रहती है। वो पेड़ पे बैठते थे, वहां से पत्थर मारते थे। तो ब्रिटिश परेशान हो गए कि कैसा लड़ने का इन लोगों के साथ। जंगल में तो नहीं लड़ सकते, ब्रिटिश तो बाहर लड़ सकते थे मैदान में। हाँ, मैदान में। तो पहाड़ों में कहाँ लड़ेंगे? जब पहाड़ों में लड़ना नहीं आता था, हमारा इतिहास कौन लिखेगा? हमारे में एजुकेशन नहीं था, बामनों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा। वो अपना इतिहास लिखते रह गए, झांसी का रानी ये हो गया, झांसी का रानी ते हो गया। अरे हमारा बिरसा मुंडा क्या कर रहा था, लिखा तुमने? नहीं लिखा। और बिरसा मुंडे के साथ में कितने लोग थे, कितने संस्थान थे, क्या उनके प्रॉब्लम थे, क्या स्ट्रगल था, लिखा कभी? तो इतिहास है वो झूठ लिखा गया बामनों के हाथ से करके हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये लोग है, ये पार्शियल है, इन्होंने हमारा इतिहास नहीं लिखा। ब्रिटिशों ने हम लोगों को उठाया वहां से और पकड़ के फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, पूरा परिवार उठा के उन्होंने 3 वायर का कंपाउंड था उसमें डाल दिया, जिसको सेटलमेंट बोलते हैं। हमारे सेटलमेंट बनाए महाराष्ट्र में, 52 सेटलमेंट आ रहे महाराष्ट्र। मैं जो कम्युनिटी से आया हूँ वो कैकाड़ी मराठी में यहाँ बोलते हैं, कोरवा। तो ये जो कम्युनिटी है वो तमिलनाडु से आई है। तो हम वहां से चले आए नहीं है, ब्रिटिशों ने वहां से हमको ये जो सेटलमेंट किया था वो सेटलमेंट में रख दिया। या सोलापुर में बिगेस्ट सेटलमेंट था। वैसे तो बहुत सेटलमेंट है, लेकिन सोलापुर का सेटलमेंट देश में सबसे बिगेस्ट सेटलमेंट था। उसमें पहला राउंड रहता था कंपाउंड का, उसमें रेड बेल्ट के लोग रहते थे। दूसरा कंपाउंड बना हुआ था, उसमें येलो बेल्ट के लोग रहते थे। तीसरा कंपाउंड था, उसमें ग्रीन बेल्ट के लोग रहते थे। और उसके बाद में अगर आदमी और अच्छा रहने लगा, ऐसा ब्रिटिश लोगों को लगा, तो प्री कॉलोनी थी, उसमें रहने देते थे। और 2 साल प्री कॉलोनी में रहने के बाद उसको छोड़ देते थे। लेकिन 3 वक्त की हजेरी थी, सुबह, दोपहर को और शाम को। हर एक को वहां के पुलिस पाटिल जो उसको बोलते, गांव का मुखिया, उसके पास जाकर हजेरी देनी पड़ती थी। वो कहाँ तक? वो देश आजाद हो गया 1947 में, और हम 1952 में हो गए, 52 में हो गए। तब तक हम तो उसमें थे ना, जेल में, ओपन जेल में थे ना हम लोग। जब भी बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तभी हम लोगों का वो जो 1871 का कानून था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, वो गया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी कही थी और इक्वेलिटी के अगेंस्ट में था, वो नेचुरली गया। उसके बाद में 52 में जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में इस कानून को रिपील कर दिया और हैबिचुअल अपेंडेंस एक्ट बनाया। वो भी गलत ही था, लेकिन बनाया। और हमारे जो वायर थी वो जवाहरलाल नेहरू ने कट कर दी और उनका आजाद कर दिया। तो तुम तो आजाद हमसे बहुत पहले हो गए। जब भी हम आजाद हो गए तो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी थी, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बनी थी। और ये जो क्रिमिनल ट्राइब के लोग थे, नोमैडिक ट्राइब के लोग थे, ये उसमें सड़ रहे थे। उसके ऊपर किसको उसका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। हम कहे बह रहे हैं क्या? हमारा शेड्यूल बनाओ, हमारा शेड्यूल एक नहीं तो हम ट्राइबल है, हमको ट्राइबल में डालो ना। तो ये जो कल अधिवेशन जो हो रहा है, इसका पहला मुद्दा ये है, पहला मुद्दा हमको अनुसूचित जाति और जनजाति में डालो, ताकि अभी सभी लोग शेड्यूल कास्ट में नहीं जाने वाले हैं जी। जो जिनका क्वालिफिकेशन शेड्यूल कास्ट का है उनको उसमें डालो, जिनका शेड्यूल ट्राइब का है उसमें डालो। लेकिन ये क्या है? मैं भी भारत का भूमिपुत्र हूँ, आई एम द ओरिजिनल पर्सन, और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है और चोर सब खा रहे हैं। ये क्या है? तो इसके लिए तो ये जो मांग है, ये स्टेट ये हमारी मांग है। बाकी के जो मांगे नहीं, ये तो स्टेट असेंबली के साथ और पार्लियामेंट के साथ दोनों के पास इसके लिए गुहार लगानी होगी। वही तो कर रहा हूँ। क्या इसका कोई कानूनी लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं? अभी ऐसे कि हमारा एजुकेशन अभी भी महाराष्ट्र में जी, जब भी मैं काम करता था इन्वेस्टिगेशन का, संशोधन का काम कर रहा था, तो 0.6 एजुकेशन का परसेंटेज था। अच्छा। अभी बड़ा हुआ, बड़ा अगर हुआ तो भी 1% से ज्यादा नहीं, 1% भी एजुकेशन हम लोगों को ये आजादी नहीं दे सके, ये वास्तव है।
जो कर रहे हैं हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हमारे दोस्त मदद कर रहे हैं। अभी हमारी स्कूल चलती है तो स्कूल के प्रेसिडेंट शरद पवार जी है, 40 वर्ष से शरद पवार जी और मैं ये स्कूल चला रहा हूं और हजारों बच्चे सीख रहे हैं। इस तरह से हमको मदद देते हैं लोग, हमारे जेबीएम वाले जितने भी भाई है वो हमको मदद करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करती। जो भी गवर्नमेंट करती है बोलती है वो आश्रम स्कूल को थोड़ा सा पैसा देती है, दैट इज नॉट इनफ। क्या पैसा देती है? एक बच्चे को खाने के लिए 15 रुपए में खाना खा सकता है कोई? बच्चों की ग्रांट 15 रुपए रहती है खाने की, 2 वक्त का खाना 30 रुपए में कैसा दे सकता है? वो प्राइम मिनिस्टर को उसका जूते का जो पॉलिश रहता है ना, वो भी हमारे ये खाने से ज्यादा रहेगा। वेरी डेमोक्रेसी, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है? ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ सारे देश को कि ये नहीं है। और कमीशन बना देते हैं, हमने प्रेशर बढ़ाया तो कमीशन बना देते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ कमीशन? इतने कमीशन हो गई, लेकिन एक कभी कमीशन का रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। मतलब रिपोर्ट सबमिट हुआ ही नहीं या फिर गवर्नमेंट सबमिट होते हैं लेकिन कचरे में जाते हैं। अच्छा, उस पर कोई काम नहीं होता? कोई काम ही नहीं होता है, कोई डिसीजन नहीं होता है। क्या फायदा है उसका? हम रोने लगे जोर जोर से तो आंसू पूछते हैं जी। तो ऐसा होने के पीछे की कोई खास वजह मानते या खास वजह है तो क्या वजह मानते हैं? ये वजह ऐसे है, महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हुआ? 7% ट्राइबल पीपल, बराबर है, 7% ट्राइबल पीपल है, उनकी तादाद 7% है। और ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी 13%, दोनों मिलकर मिल गए 20%। हम लोगों की तादाद है 5.5%, जो घुमंतु लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है 5.5%। तो 7% ट्राइब और हम, वो भी 12-13% हो गए। अगर 25-26% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बनती है तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हम डिसाइड करेंगे। ये नहीं होना है करके ट्राइबल की पॉपुलेशन कम कर दी, उनमें से 5.5% निकाल के बाजू को फेंक दिए और 7% ओनली देयर। मतलब ये केवल राजनीतिक मसला है? या राजनीतिक है, हमको शेयर ही नहीं करनी है पावर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हमारे स्टेट के जितने भी लीडर हैं उनको हमको पावर शेयर करनी नहीं है करके हम लोगों को एक जगह पे नहीं रखना चाहते। भाई बार बार कहा हूं मैंने कि हमारा विलेज बनाओ, हमारा आदर्श मॉडल विलेज बनाओ। क्यों नहीं बनाती सरकार? उनको मालूम है अगर ये एक जगह रहेंगे तो पावर मांगेंगे, और पावर जब तक नहीं मिलती है तब तक उद्धार इनका नहीं हो सकता है, ये ऊपर नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमको देने वाले नहीं है, हमने जो भी सोचा। और जब मैं इस नतीजे पे आ गया कि भाई ये लोग कृपण है, कृपण, तो इनकी कृपणता हमारे लिए है, ये कृपण लोग है, ये कुछ देने वाले नहीं है करके हमने बुद्ध को अपनाया। और मैं पूरी देश की जनता को कह रहा हूं कि भारत बौद्धमय होना ये तय है और ये निश्चित है। बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, अगर कोई भी उसके बीच में आता है तो हम लोग अभी सुनेंगे नहीं, हम बौद्ध के रास्ते से जाएंगे। ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, और इस देश में हमारी जो भी स्थिति आज इन ब्राह्मणों ने बनाई है वो स्थिति भयावह है। आज भी हम लोग 2 वक्त के खाने के लिए मुहताज है। तो रिवोल्यूशन इज ओनली द वे, दूसरा रास्ता अभी नहीं है। एक तो ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूं, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट निकालो, बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, स्कूल का सर्टिफिकेट निकालो, उसमें लिखा होता है हिंदू का इकाड़ी। ब्राह्मण के कोई देश में ब्राह्मण मेरे को दिखाओ कि उसके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि वो हिंदू है। वो खाली ब्राह्मण लिखता है क्योंकि वो हिंदू नहीं है। और जब हिंदू नहीं है तो उसको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मंदिर से ब्राह्मण को दूर रखो और हिंदुओं से भी ब्राह्मण को दूर रखो। दे आर नॉट हिंदूज। हिंदू यानी पास्ट के बौद्ध, पहले जो बौद्ध थे वही लोग हिंदू इन्होंने बोल दिया, हम लोग हिंदू बोलते हैं। सही में हम लोग कल्चरली बौद्ध है,
सभी लोग, नॉन ब्राह्मण क्लास के जितने भी लोग हैं वो सब बौद्ध समाज से आते हैं। तो क्या उनके आचरण में जो बदलाव दिखता है वो एक लंबी गैप के कारण? या बराबर बोल रहे हैं आप। तो इसको जोड़ने का क्या आप प्रयास कर रहे हैं? या मैं प्रयास कर रहा हूं। कितनी भी मेरे को विरोध हुआ, मेरे को 2-3 दफा मारने का कोशिश हो गया, एक दफा मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो छोड़ो, मैं तो मरने से नहीं डरता। लोग इस बात को समझ रहे हैं? लोग इस बात को नहीं समझते तो क्या मेरे साथ में आ जाते? नहीं, जिन लोगों को ये समझाया जा रहा है वो इस बात को समझते हैं? नहीं, उनको समझ लेना ही नहीं है। आई एम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूँ, मैं कानून को मानता हूँ, करके तो चुप बैठा हूँ और सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते से चल रहा हूँ। अदरवाइज मेरे लोग तो पत्थर पाव से मारते हैं। पाव है ना, पाव, इस पाव से पीछे वाले का सर है तो फोड़ देते हैं। हमको अहिंसा से रास्ते से जाने का है, सत्य के रास्ते से जाने का है, और उसी रास्ते से हम चलेंगे, दूसरा रास्ता नहीं देंगे। लेकिन अच्छा, ब्राह्मणों को अभी हम पाठ सिखाएंगे ही, और इसी रास्ते से सिखाएंगे। ना हिंसा करेंगे, ना कानून हाथ में लेंगे, लेकिन उनको ठिकाने पे लगाएंगे। अच्छा, दूसरा मुद्दा अधिवेशन का क्या रखते हैं? अभी दूसरा मुद्दा जो है हमारा, तो ऑर्गेनाइज होना है। अच्छा, सारी जनजातियां जो घुमंतु हैं, जितनी भी लोग हैं, आदिवासी, SC, ST, OBC, ये पूरा ट्राइबल का एक समूह बना, ये और इन सब का अगर एक गट्टा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, पार्टी पॉलिटिकल बन जाती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन होगा करके नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण है वहां पे। वो ब्राह्मण जो है वो आपस में हम लोगों की लड़ाई लगा देता है। पैसों के पैसा उनके पास में तो बहुत है, पैसे के लिए हमारे लोग गरीब है तो बिक जाते हैं। ये तो बाबा साहब को भी पूछा था कि ये डेमोक्रेसी में तुम राइट दे ला रहे हो, लेकिन हम लोग उनको खरीद लेंगे। तो बाबा साहब ने बताया था कि जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि तुम उनको खरीद रहे हो, तब तक ये तुम्हारा नाटक चलेगा। जस्ट वक्त तो हमारे लोगों को पता लगेगा कि तुम उनको खरीद रहे हो, डेमोक्रेसी खरीद रहे हो, वो जब उनको पता चलेगा ना, तो तुमको जगह पानी पीने के लिए भी इस देश में नहीं रहेगी। ये बाबा साहब ने तो दिया है। आई थिंक दिस इज द करेक्ट। अभी हम जाग रहे हैं और वो हमको अज्ञान में गाड़ रहे हैं, हमको उसने उठना है। और इसके लिए क्या करना है? तो रिवोल्यूशन। अभी दूसरा रास्ता नहीं है, सोशल रिफॉर्म होना है, नॉट ओनली पॉलिटिकल रिफॉर्म होने से कुछ नहीं हुआ, सोशल रिफॉर्म होना है और इकोनॉमिकल रिफॉर्म होना है। सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठा, ये तीनों में हमारा हिस्सा हमको होना है, इसके लिए लड़ाई है। तो ये जो सामाजिक पुनर्रचना की बात आप जो कर रहे हैं, इस पुनर्रचना के लिए आप क्या सोचते हैं कि अधिवेशन के साथ के अलावा भी और किन चीजों पर काम करना होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तो तैयार हैं, जितने भी अदर देन ब्राह्मण पीपल है, ऑर्गेनाइजेशंस है, पार्टीज है, उनको सबको एक लगटा काम करना है। लेफ्टिस्ट पार्टी को जितना है, जो भी लेफ्टिस्ट है, राइट टू दी लेफ्ट, राइट टू दी सेंटर है, तो उनको लेने का है। राइट लेफ्ट टू दी सेंटर है उनको लेने का है, राइट टू दी सेंटर है उनको छोड़ना है। ये तो सिखाना पड़ेगा ना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज लेफ्ट। हमारे लोगों को क्या समझने वाला है? पॉलिटिकल पार्टी में क्या समझता है? पॉलिटिकल पार्टी में किसको कुछ नहीं समझता है, मतलब इसके लिए प्रशिक्षण बीजेपी में जा रहे हैं। जरूरत है, इसके लिए प्रशिक्षण व्यवस्था की भी जरूरत है। इसके लिए प्रशिक्षण, हमारे लोग तो रास्ते में सीखते हैं जी, हमारे लोग क्लास में नहीं सीखते। एक मोर्चा निकाला ना तो हमारे लोगों का एजुकेशन हो जाता है मोर्चे में, या हमारा आंदोलन जितना तीव्र रहेगा उतनी हमारी शिक्षा ज्यादा रहती है। हम लोग आंदोलन से आए, आंदोलन में हम लोग भरोसा करते हैं, वहां हम रहते हैं, वहां पे हम सीखते हैं। जेल में हम ज्यादा सीखते हैं, जेल में जब जाते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं। संघर्ष करने के सिवा हमारे पास में अभी कुछ नहीं है। और किनके साथ संघर्ष करना है? तो RSS के साथ में और इस देश के ब्राह्मणों के साथ में। अभी सभी ब्राह्मण हमारे दुश्मन नहीं है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जिनके पास में जनेवा है, जुनवाधारी है, उनसे मेरी लड़ाई है। जो जिनवा नहीं पहनता है, जो वैदिक नहीं है, जो वैदिक धर्म नहीं मानता है, वो ब्राह्मण मेरा अपना है, वो ब्राह्मण मेरा दोस्त है, वो मेरा ब्राह्मण मेरा भारतीय है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिनके
दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन है, उन ब्राह्मणों के साथ में मेरी लड़ाई है करके मैं आरएसएस के साथ लड़ रहा हूँ। ना कि सोशलिस्ट ब्राह्मण है, ना कि कांग्रेस के ब्राह्मण है, उनके सर में रहेगा तो रहेगा, लेकिन उन्होंने बात जो रास्ता चुना है वो शाहू फुले अम्बेडकर, बुद्ध, गांधी इस तरह से जा रहे हैं। लेकिन माने साहब एक बात और भी जुड़ जाती है कि ये जो लड़ाई इस तरह से जा रही है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज जो है, जैसा कि आपने बात की कि वोटर लिस्ट में नाम ना होना, नागरिकता का कोई पहचान ना होना, इस तरह के जो बुनियादी मुद्दे हैं और बुनियादी सवाल है, क्या इस पर संगठन आगे कुछ करना चाह रहा है? क्योंकि ये तो टेक्निकल मुद्दे हैं और इसके साथ भी कुछ काम करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तादाद बहुत कम है और हमारी तादाद कम होने के कारण ये प्रॉब्लम वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं मेरे जितने भी बौद्ध साथी है जी, जितने भी बौद्ध बंधु है, हमारे धम्म बंधु है, तो इनसे मैं बात कर रहा हूँ, हर बार बात कर रहा हूँ कि यार तुम हमारी मदद करो, हमारी लीडरशिप तुम करो ना। तुम्हारी लीडरशिप के तो हमने देखा है, तुम्हारे साथ ही हम बढ़े ना। 40-50 वर्ष तो मैं उनके ही साथ में हूँ। तो मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि तुम आओ, इसका लीडरशिप तुम करो, लेकिन आप एक इकट्ठा नहीं बनेंगे तो हमारा सवाल तो फिर ये सवाल ही रह जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा है कि अंधेरे में कुछ भी किया तो क्या उजाला नहीं उधर जाएगा तो अंधेरा हटेगा ही नहीं ना। चलिए माने साहब, इस बात को हमें पूरी भी करना होगा, लेकिन बात को पूरी करते हुए हम आपसे एक टिप्पणी भी लेना चाहेंगे अधिवेशन के संदर्भ में, और एक संदेश भी चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि इस वक्त लक्ष्मण माने साहब उपराकार क्या सोचते हैं और वे क्या चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इस बात की खुशी है, और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में हूं, तो भी मैं राहुल गांधी का स्वागत करता हूं कि उनको जो भी सपोर्ट मिल रहा है इस देश में अभी, उस तरह का सपोर्ट अगर मिलेगा और उसी तरह से मूवमेंट अगर आगे जाएंगे तो हम यकीनन इन लोगों को, जो हमारे दुश्मन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके खिलाफ हम पूरी शक्ति लगाकर खड़े रहेंगे। और पार्टी का जितना भी जहां तक सवाल आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दैट्स अ गेम ऑफ पावर। तो पावर के गेम के लिए ये करना, ये अलग की बात है। सोशल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, इसके लिए काम करना है, और इसके लिए लेफ्टिस्ट जो जितने भी है वो सब लोग एक जगह आना, सब लोगों को इकट्ठे आना होगा। क्योंकि जब लोकतांत्रिक मूल्यों पर, उनके अस्तित्व पर जब चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं और वो बड़े आह्वानों से जब गुजरता है, तो इसके लिए सबको इकट्ठे होकर मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होना होता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब हम लक्ष्मण माने साहब से ये बातचीत कर रहे हैं तो उनका एक दर्द भी है, और दर्द ये है कि पिछले 16 सालों में वे स्वयं उनकी ओर से जो कर सकते हैं वे कर पा रहे हैं। जो उनके साथी मित्र हैं वो उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। लेकिन जो सरकार की ओर से आना चाहिए, जो शासन की विकास प्रक्रिया की अंतर्गत जो होना चाहिए, इसका कुछ भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। ये तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप में कहा कि घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए एक छोटा सा हेड तक हमारे दोनों व्यवस्था में नहीं है, ना प्रदेश की व्यवस्था में, ना केंद्र की व्यवस्था में। और ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। हम माने साहब से बात कर रहे थे। सर, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो अधिवेशन, सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशन, ये अधिवेशन अपने पूर्णत्व की ओर जाए और कुछ नई चीज को लेकर आए। आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।